तो अगर हम सबसे पहला टॉपिक अगर मैं लूँ जीआईटी, ठीक है, मैं जीआईटी से ही स्टार्ट करता हूँ, जो कि आपका जिसमें से आपके पता है कि 2 क्वेश्चन आने हैं, 8 से 9 एमसीक्यूज आते होते हैं। तो जीआईटी के जो 80% टॉपिक हैं, जिसमें से 80% चांसेस है कि आपका क्वेश्चन आने वाला है, उसमें आपकी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बाद आपकी जीआईटी ब्लीड है। ठीक है, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि मैं साथ साथ आपको समझाता भी जाऊँ कि इसमें से आपको करना क्या क्या है। ठीक है, और आपकी जर्ड है, जर्ड के बाद सीलियक डिजीज़ है, सीलियक डिजीज़ के बाद आईबीडी एंड आईबीएस डिजीज़ है। ठीक है, और आपका एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है। ठीक है, ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से आपका 80% चांस है पेपर आने का जीआईटी का। ठीक है, अब इनमें से आपने मेन फोकस किस पे करना होता है? देखो, क्लिनिकल फीचर्स आपको सिर्फ पता होना चाहिए डायग्नोसिस के लिए। इनमें से आपको जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपका मैनेजमेंट पे होना चाहिए। ठीक है ना, मैनेजमेंट के ऊपर आपका जो है ना वो मेन फोकस होना चाहिए मेडिसिन के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब आपके बहुत से टॉपिक जीआईटी के कवर हो जाते हैं आपकी सिस्टेमिक सर्जरी में भी। ठीक है, जैसे कोलोरेक्टल कार्सिनोमा जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सिस्टेमिक सर्जरी के लिए। अब अगर जीआईटी के 20% टॉपिक्स की मैं बात करूं जो कि इंपॉर्टेंट है 20% के हवाले से, उसमें आपकी जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है। ठीक है, जिसको मैं जो जेड सिंड्रोम के नाम से लिख देता हूँ, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है। आपकी मॉल एक्लेजिया है। ठीक है, एक्लेजिया को मैं पूरा नहीं लिख रहा तो ताकि वीडियो लंबी ना हो। एक्लेजिया है। उसके बाद आपको पता होने चाहिए डायरिया के काजेज़ क्या हैं, कॉन्स्टिपेशन के काजेज़ क्या हैं, डिस्पेप्सिया के काजेज़ क्या हैं, डिस्फेगिया के काजेज़ क्या हैं। ये 2-4 चीज़ें मैल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम्स के अंदर ही आता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन के काजेज़ पता हों, आपको डायरिया के काजेज़ पता हों, आपको डिस्पेप्सिया के काजेज़ पता हों, आपको डिस्फेगिया के काजेज़ पता हो। ये कॉजेज़ आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और साथ में कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। ठीक है, ये वाले जो मैंने आपको बताए हैं, ये अब जो मैंने अभी बताया, इनमें से आपका 20% चांसेस है कि 20% पेपर आपका इनमें से इंशाल्लाह आएगा। ठीक है, कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन या एमसीक्यूज इनसे हट के आ सकता है। देखिए, मैं आपको इंशाल्लाह ये मार्किंग करवा रहा हूँ, ये करने के बाद आपका पेपर कहीं नहीं जाता और बल्कि अच्छे नंबर ही आएंगे अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये भी मैं हरगिज़ नहीं कहता कि 100% आपका सारा का सारा हो जाएगा। आप अपनी तैयारी ज़रूर करें। तैयारी के बाद आप ये देख लें कि अगर इनमें से आपका कोई टॉपिक रहता है तो ये आपके होने चाहिए। खासतौर पर जो मैं 90%, ये 80% वाले बता रहा हूँ, मैं इनको 90% कहता होता हूँ लेकिन मैं 80% कह रहा हूँ। 80% वाले जो बता रहा हूँ इनमें से तो आपका एक टॉपिक किसी सूरत भी स्किप नहीं होना चाहिए। स्किप होने का मतलब है कि आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। और दूसरा, अगर मैं लीवर की बात करूँ, लीवर के टॉपिक्स की, तो लीवर के अंदर आपका हिपैटिक फेलियर, एक्यूट एंड क्रॉनिक। ठीक है, ये मैं 80% टॉपिक्स की अभी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक्यूट एंड क्रॉनिक, जिसको हम फ्लुमिनेंट हेपेटिक फेलियर के नाम से भी जानते हैं। एक्यूट एंड क्रॉनिक आपका जो लीवर डिजीज़ है या हेपेटिक फेलियर है, डिफरेंट नाम्स के साथ आपकी बुक्स के अंदर मौजूद है। एक्यूट लीवर फेलियर, एक्यूट जो है ना क्रॉनिक लीवर डिजीज़ या एक्यूट लीवर डिजीज़, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आपकी हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस जो सी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस बी की लैब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन, जिसमें आपके साथ इसकी एसाइटीज़ भी शामिल होगी। एसाइटीज़ और पोर्टल हाइपरटेंशन आपको पता है एक ही टॉपिक है, दोनों में से किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आपकी जो है वो पीबीसी, आपको पता है कि ये जो प्राइमरी बिलरी कोलोंजाइटिस या प्राइमरी बिलरी सिरहोसिस के नाम से ये डिजीज़ हैं, ये आपने करनी है दोनों। और उसके बाद आपकी हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी। अब ये देखें, मैं अब अगर आप जीआईटी की तरफ देखें तो मैंने कितने टॉपिक बताए आपको? 1 2 3 4 5 6 टॉपिक सिर्फ। ठीक है, इसी तरह लीवर की तरफ देखें तो 1 2 3 4 5 टॉपिक्स। अब ये तो कम से कम आपको पता होने चाहिए ना। तो उसके बाद अगर हम अब इसके 20% वाले टॉपिक्स की तरफ आ जाएं जो आप जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखें, 80% तो आपको अच्छी तरह आते हो, उसकी इच्ची बिच्ची आती हो, 0 से लेके 100 तक आपको पता हो। 20% वालों को आप जस्ट एक दफ़ा रीड ज़रूर करें, छोड़ने नहीं है। ये नहीं कि छोड़ के बैठ जाए कि चलो हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, इसमें से एमसीक्यूज आने हैं, इसमें एससीक्यूज भी आ सकता है। छोड़ने नहीं है इनको। हाँ, इनको इतनी प्रायोरिटी ना दें जितनी 80% वाले को देने, करने ही आपने ज़रूर है। सॉरी। और करने आपने इसमें ये जो है ना वो ज़रूर है। जिसमें अच्छा, अब 20% आपके जो लीवर वाले टॉपिक है उसमें आपकी विल्सन डिजीज़ है, हिमेटोक्रोमेटोसिस, उसके बाद हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, गाल स्टोन। अब ये जो गाल स्टोन हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये आपका सर्जरी में जो है ना वो कवर हो जाता है, आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़।
ठीक है, ये आपके 20% में आते हैं। ये आपके जो आपका गाल स्टोन्स हैं और जो आपके हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये तो आपका कवर हो जाता है आपका सर्जरी में, ये आपको भी पता है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 80% को आपने अच्छे तरीके से करना है और आपका जो 20% है उनको आपने रीड ज़रूर करना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको रेस करता हूँ, ठीक है, और फिर जो है ना वो हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो है ना। अब इसमें से मुझे रेज़र, ठीक है, रेज़र रेस करके मैं आपको अगले जो मैं वो बताता हूँ आपका अगली जो है सीवीएस, ठीक है। सीवीएस की बड़ी डिमांड आपने की हुई है कि सीवीएस के बारे में भाई बताएं। इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस कराऊंगा सीवीएस का जो है ना वो यूक्यू ज़रूर कराऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। मुझे पता है कि आप लोग बड़ी उम्मीद में हैं और हमेशा मैं कराता होता हूँ, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी ज़रूर कराऊंगा, बस थोड़ा सा मुझे ना मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो अब सीवीएस की अगर हम बात करें, सीवीएस के थोड़े टॉपिक्स आपको मैं ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि सीवीएस में से काफ़ी पेपर आ सकता है, बाज़ दफ़ा इसमें से एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसके जो 80% टॉपिक्स हैं, 80% टॉपिक्स में इसका एमआई है, एमआई ख़ास तौर पे। और दूसरा आपको चेस्ट पेन के बारे में पता होना चाहिए। चेस्ट पेन यानी कि अंजाइना के बारे में आपको फुल नो हाउ होनी चाहिए। अंजाइना को आपने जर्ड, ख़ास तौर पे अंजाइना और जर्ड, चेस्ट पेन जर्ड, इसका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि अंजाइना और चेस्ट पेन में क्या डिफरेंस है। जो मैंने सेशंस पढ़ाए थे अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन सेशन मेडिसिन के, इस दफ़ा आलमोस्ट 300 to 400 बच्चों ने पढ़े हैं, हमने स्कॉलरशिप भी दी थी इस दफ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई थी, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ईसीजी, हर चीज़, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह उसकी कुछ जो की पॉइंट्स होंगे वो आपको जब इसके यूक्यू डिस्कस कराऊंगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। थर्ड जो है वो सीसीएफ है। सीसीएफ के साथ आपने पल्मोनरी एडीमा को रखना है, ठीक है। जिस तरह चेस्ट पेन के साथ मैंने जर्ड को बताया, आपको पता होना चाहिए जर्ड और सॉरी चेस्ट पेन और जर्ड का मैंने आपको बताया, और इसी तरह सीसीएफ और पल्मोनरी एडीमा का मैंने बताया कि उसको आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना पता होना चाहिए। उसका फोर्थ आपका है एट्रियल फिब्रिलेशन टॉपिक। फिफ्थ आपका टाइप है माइट्रल वॉल, माइट्रल स्टीनोसिस और रिगर्जिटेशन, दोनों आपने करने हैं, ख़ास तौर पे माइट्रल जो रिगर्जिटेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6 पे आपका एक्यूट रूमेटिक फीवर, और 7 पे आपका इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, 8 पे है कार्डिक टेम्पोनेट, इसके थोड़े से टॉपिक ज़्यादा हैं ये मुझे भी पता है, और 9th टॉपिक है आपका कार्डियो मायोपैथी, ठीक है, कार्डियो मायोपैथी। इसमें मैंने कुछ थोड़े से अपनी तरफ से भी मिलाए हैं ताकि ना आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। कार्डियो मायोपैथी, इसमें से आपका 80% पेपर इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा सारा, ठीक है। सीवीएस में से एक चीज़ ज़हन में रखें, बाज़ दफ़ा ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है, तो वो टॉस बाज़ दफ़ा नहीं फॉलो होता, ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। 20% इसके जो टॉपिक्स हैं, आपको कॉजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन पता होनी चाहिए, ठीक है, कॉजेज़ ऑफ HTN आपको पता होनी चाहिए, हाइपरटेंशन आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह कार्डियक अरेस्ट का टॉपिक आपको पता हो, एओर्टिक डाइसेक्शन का टॉपिक आपको एओर्टिक डाइसेक्शन, और जो आपकी है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो है वो आपको पता है कि सर्जरी में भी कवर हो जाती है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और एओर्टिक जो है वो आपकी डाइसेक्शन जो है, सही है, ये आपकी सर्जरी में भी कवर हो जाती है। तो ये आपके 20% टॉपिक्स हैं। इसमें अगर मैं आपको कहूँ कि कार्डियक मायोपैथी भी 20% में ही आता है, लेकिन आप उसको 80% में ही रखें, तो ये इसके टॉपिक्स हैं। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 80% आपने बहुत अच्छे से करने हैं, और जो 20% है उनको आपने रीड ज़रूर करना है, उनको आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। छोड़ने वाला कोई रूल नहीं है, ठीक है, ये नहीं कि आपने छोड़ के बैठ जाना है, छोड़ने वाला कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं होता, ठीक है। तो करना आपने ज़रूर है। अच्छा, ये हो गया आपका सीवीएस। अच्छा, अब सीवीएस के बाद अगला टॉपिक हम करते हैं, मैं इसकी 2 वीडियोस बनाऊंगा ना, 2 पार्ट्स बनाऊंगा। अभी मैं बड़े बड़े टॉपिक्स जो है ना वो ज़रा उन्हें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एंडो की बात करें, एंडो की अगर हम बात करें तो एंडो में आपके पास जो 80% टॉपिक्स हैं, 80% जिनमें से पेपर आपका आना है, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो आपके हैं। आपका हाइपरथायरॉयडिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, आपका सर्जरी में भी काम आना है और आपकी मेडिसिन में भी काम आना है। सर्जरी में तो है ही सिर्फ हाइपरथायरॉयडिज्म, आपको पता ही है। उसके बाद आपकी एक्रोमेगैली, मैं इसे AM लिख रहा हूँ, और डायबिटीज़। देखें,
एक क्वेश्चन एंडो में आपका डायबिटीज़ में से आना और एक आपके बाकी तमाम ग्लैंड्स में से आना। डायबिटीज़ तो आपने एक लफ्ज़ नहीं छोड़ना, स्टेप अप से कर ले, बड़ी अच्छी लिखी हुई है वहाँ पे, एक लफ्ज़ आपने डायबिटीज़ का नहीं छोड़ना, जिसमें डायबिटिक कोमा है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, डायबिटीज़ है, वो तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, उसके बाद आपकी एडिसन्स डिजीज़, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग डिजीज़, उसके बाद माइग्जेडीमा और फियोक्रोमोसाइटोमा। मैं ना शॉर्ट फॉर्म्स लिख रहा हूँ, एक तो आपको समझ आ रही है, मुझे बोला भी नहीं जा रहा और मैं जल्दी जल्दी करना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 20, ये मैं पेज पे इसलिए नहीं लिख के बता रहा था आपको कि आपको मैं साथ साथ बताता भी जाऊँ कि क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 20% टॉपिक्स में आपके पास जो है वो पैराथायरॉयडिज्म, ख़ास तौर पे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अच्छा, इसको कैल्शियम के साथ रिलेट किया जाएगा क्वेश्चन में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कैल्शियम के साथ रिलेट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है मेन सिंड्रोम और तीसरे नंबर पे है आपकी हाइपो और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, आपको पता होना चाहिए, इसको कैल्शियम के साथ रिलेट किया जाएगा, कैल्शियम के लेवल्स के साथ, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, हाइपो भी और हाइपर भी, और आपका थायराइडाइटिस। ठीक है, ये आपके हो गए 20% टॉपिक। 80% बहुत अच्छे से, 20% आपने जस्ट रीड करने। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे यार कर लेना, उसमें ना कमेंट्स में मैं आपको बता दूंगा, तो प्लीज़ मैं बार बार नहीं कह रहा, फौरी तौर पे अपने दोस्तों को टैग करना है और शेयर करना है। अगर आपने ये मेरी बात आगे ना पहुंचाई ना, तो फिर मुझे बड़ी तकलीफ होगी कि मैं इतनी तबीयत ख़राब के बावजूद ये वीडियो बना रहा हूँ और आप अपने दोस्तों को नहीं बताते, अपने फैलोज़ को नहीं बताते, अपने तक रख लेते हो। फौरी तौर पे अभी अभी इसी वक्त यहाँ पर वीडियो पॉज करके अपने जितने दोस्त हैं उनको शेयर करनी है, उनके नीचे टैग करना है, मुझे पता चले। मैंने अगले दिन फर्स्ट ईयर की वीडियो लगाई है, उस पर ऑलमोस्ट 1200 के करीब कमेंट्स थे जिन्होंने इन्होंने बच्चों को टैग किया। मुझे आपके लाइक्स वगैरह नहीं चाहिए होते हैं, मुझे बेशक गालियाँ निकालो, लेकिन यार अपने दोस्तों तक जो चीज़ होती है ना वो पहुँचा दिया करो। बहुत लोगों का भला हो जाता है, बहुत लोगों को नहीं, ज़िंदगी जो है ना उनकी सुकून में आ जाती है। ठीक है, अच्छा एक टॉपिक और डिस्कस करा देता हूँ, बाकी जो है ना वो सेकंड वीडियो में रखूँगा, जिसमें रेस्पो है। ठीक है, रेस्पो का आपने क्या क्या करना है, 80% टॉपिक्स में रेस्पो के जो है वो क्या करने हैं आपने, इसमें आपका अस्थमा जी, पीट्स की मैं करा दूंगा, पीट्स की भी आपने टेंशन नहीं लेनी, उसका भी मैं आपको बता दूंगा। COPD, दुआ करें मेरी बस तबीयत ठीक हो जाए। ब्रोंकोएक्टेसिस, ठीक है, और निमोनिया और आपकी TB, ये हैं आपके 80% टॉपिक्स। 20% टॉपिक्स में आपके फाइब्रोटिक टॉपिक्स जो होते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी सार्कोइडोसिस है, फाइब्रोसिस है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, सार्कोइडोसिस है, सार्कोइडोसिस है, फाइब्रोसिस है, नीमोथोरेक्स है। अब ये नीमोथोरेक्स जो है ये आपने सर्जरी में भी पढ़ लेना है, वहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा। नीमोथोरेक्स है, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, और आपकी एक और होता है प्लूरल एफ्यूजन है। ठीक है, प्लूरल एफ्यूजन, ये आपके 20% टॉपिक्स हैं। अच्छा, इसमें छोटा सा आपको 1 या 2 नंबर का पूछा जा सकता है, कॉजेज ऑफ हीमोटाइसिस या कॉजेज ऑफ डिस्फेगिया। ठीक है, हीमोटाइसिस खासतौर पे खून की उल्टी की क्या वजूहत हो सकती हैं, तो ये इसके 20% टॉपिक्स हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, परेशान नहीं होना है आप लोगों ने, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। मैं बहुत जल्द ये वीडियो भी बनाऊंगा कि अगर आप किसी क्वेश्चन पे फंस जाते हैं, आपको उसकी डायग्नोसिस नहीं समझ आ रही होती, आपने उसमें से कैसे निकलना है पेपर में, जिससे आपको पूरे नंबर भी मिले और आपका सवाल भी गलत ना हो। और बिल्कुल भी टेंशन और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन पक्की पास है, और जिसको मेडिसिन आती है उसे आधी सर्जरी आती है, और उसे तकरीबन 80% पीड्स आती है। और यही टॉपिक्स ऑलमोस्ट सॉरी, यही टॉपिक्स ऑलमोस्ट जो है ना वो आपके पीड्स में भी होने, पीड्स की भी मैं करा दूंगा मार्किंग आपको। ठीक है, इंशाल्लाह कल शाम तक मैं M2 की भी करा दूंगा। और ये भी कि आपने मेडिसिन की टेंशन ही लेनी, मेडिसिन का ऐसा कुलिया है कि अगर आपको 4-5 टॉपिक भी अच्छे से, 4-5 यूनिट भी आते हैं तो आप पास हैं पक्के, दोनों मिला के पास करनी होती हैं। बिल्कुल टेंशन ले, बिल्कुल घबराना नहीं। अब देखो यार, 6-6-7-7 टॉपिक्स बताएं सिर्फ, अब ये 6-6-7-7 जो है ना यही कर लो ना, यकीन करो, साथ में ये 20% वाले रीड कर लो, आप कहीं नहीं जाते, कि इंशाल्लाह कहीं नहीं जाते। ठीक है, तो ये 6-6-7-7 टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे तरीके से कर लो। अभी भी टाइम आपके पास है, दिन है आपके पास, इजीली आप कर लें। अब मुझसे बिल्कुल बोला नहीं जा रहा और मेरी बिल्कुल बात हुई हुई है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। फौरी तौर पे अपने दोस्तों को टैग करें, दुआओं में याद रखिएगा, फौरी टैग करें, फौरी, और अपने क्लास ग्रुप्स में शेयर करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।